शुरुआत करते हैं हम कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने इस पर कई सवाल उठाए हुए हैं। देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या अदालत ओवरस्टेप कर रहा है, उनकी जो जिम्मेदारी है उससे बाहर निकलकर राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं, आर्टिकल 142 का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, कांग्रेस की भूमिका क्या है इसको लेकर, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उपराष्ट्रपति इस तरीके का स्टेटमेंट कर रहे हैं? जय हिंद। साहिल जी, बड़े ध्यान से मैंने उपराष्ट्रपति महोदय के बयान को सुना। उनके बयान को सुनकर के जो दो बातें समझ में आती हैं, पहली बात तो वो एफआईआर वाली बात कर रहे हैं कि जजों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती है। अभी हाल ही में जो एक मुकदमा एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज का हुआ था, एक तरफ उसकी बात है, दूसरी तरफ वो संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। इन दोनों बातों को यदि यदि देखा जाए तो देखिए, सीधी सीधी एक बात समझ में आती है कि भाजपा की जो मंशा है वो मलिन है। भाजपा का संविधान से बैर और संघ का संविधान से बैर तो किसी से छुपा नहीं है। गोलवलकर ने, हेडगेवार ने संविधान को लेकर के क्या क्या कहा था इतिहास में भी, और उसके बाद भी क्या क्या होता रहा है। ये लोग तो मनुस्मृति के मानने वाले हैं, 400 पार करके संविधान को भी बदलना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि 142 अनुच्छेद 142 की बात जब वो कर रहे हैं, जब 370 का फैसला होता है, जब राम जन्मभूमि का फैसला होता है, तब उनको नहीं लगता कि सर्वोच्च न्यायालय का अतिवाद है या सर्वोच्च न्यायालय अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन जब बात आ गई है उनके गवर्नर्स के अतिवाद की, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेताते रहे हैं कि संघ के और भाजपा के नुमाइंदे बन के आज जो जितने भी राज्यपाल बैठे हुए हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का एक शस्त्रीकरण, संवैधानिक मशीनरी का एक शस्त्रीकरण कर दिया गया है। वो हमें तमिलनाडु में देखने को मिला। इसीलिए केंद्र सरकार को और तमाम सरकारों को फटकार मिली, इसीलिए गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी सर्वोच्च न्यायालय को। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं, जहां वो कह रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हो सकती भाई। अब आप ये देखिए कि ये एफआईआर वाली जो बात है, ये अपने आप में, वो तो एक सीनियर वकील रहे हैं और आज इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। ये बहुत न सिर्फ बचकानी लगती है बल्कि चिंताजनक लगती है जब इस देश के राष्ट्रपति, जो ये जानते हैं कि संविधान अनुच्छेद 124 के तहत और 100 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के महाअभियोग इम्पीचमेंट का प्रावधान देता है, और यदि वो इस बात से असहमत थे, वो क्या एफआईआर की बात कर रहे हैं। जज को इम्पीच किया जा सकता है और वो इस देश का राष्ट्रपति इस देश के कुल मिलाकर एडवाइस पे कर सकता है। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ले आए ये इम्पीचमेंट के लिए मोशन, क्यों नहीं ले आए। तो कुल मिला के बात ये है साहिल जी, भाजपा को और संघ को ये समझना होगा, इस देश के अंदर राजतंत्र नहीं है, अभी तक तो नहीं है, और 400 पार करके ये ला भी नहीं पाए। तो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, और लोकशाही में लेजिस्लेचर सबसे बड़ा है, लेजिस्लेचर सबसे बड़ा है। कुल मिलाकर रतन शारदा, जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप है, लगता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस तरीके की बात चल रही है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि सरकार को दिक्कत कई मुद्दों से है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर सवाल उठाए, उसके बाद दो सबसे बड़े प्रावधान थे, वो फिलहाल के लिए तो उस पर स्टे लग चुका है, सरकार ने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। इससे पहले भी आर्टिकल 370 हो या फिर राजद्रोह का मामला था, उसमें भी कई बेल की शिकायतें थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जब जब इस तरीके की बातें करता है तब इस तरीके की कमेंट्स भी आना शुरू हो जाता है। तो ये राज्यपाल का ही मामला माने हम लोग, या जुडिशियल ओवररीच का मामला माने, या सचमुच में सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनके कोर फैसले जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और इसकी वजह से जगदीप धनखड़ आज इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि उनके लोकस स्टैंडी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो कहां से इस पर आकर बात कर रहे हैं। रतन शारदा, वो घसीटने का जो कांग्रेस का प्रयत्न है बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि ये बहस में संघ की कोई जगह नहीं है। राजनीति पार्टियां हैं, गब सरकार है। अपने एक तो प्रश्न खड़े किए, मुझे बड़ी हंसी आती है। उन्होंने कहा डॉक्टर हेडगेवार भारतीय संविधान के विरुद्ध थे। बहन जी, डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु 1940 में हो गई थी। कृपया इतिहास पढ़ के आइए, केवल राहुल गांधी के पाठ में मत सिखाइए। दूसरी बात, एक एक भी बता दीजिए कथा, एक भी प्रस्ताव बता दीजिए जिसमें संघ ने मनुस्मृति को अपना स्थान माना है, कृपया ढूंढ के मुझे बता दीजिए। तीसरी बात, जो आप बात कर रही हैं कानून, ये डेमोक्रेसी की, संघ अकेला खड़ा रहा, 1 लाख लोग उनके जेल में थे, अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाई, और आपकी सरकार की फाशिज्म को
दूर करने के लिए उन्होंने 19 महीने लगातार प्रयत्न किया। तो आप तो कृपया ये बातें ना करें, आपको शोभा नहीं देती। अब आते हैं इस बात, मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा केवल गवर्नर का है। मुझे लगता है ये लिमिट तब पार हुई जब गवर्नर से उठ के सुप्रीम कोर्ट ने बिना मतलब राष्ट्रपति को भी उसमें घसीटा। राष्ट्रपति सुप्रीम संवैधानिक अथॉरिटी है, उसको आज्ञा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। और ये मुद्दा था भी नहीं, ना ये इस जजमेंट का इस पर्टिकुलर केस के बारे में उनका कोई इसमें रोल था। फिर भी जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने घसीटा, जिससे पता चलता है कि देयर आर अल्टीरियर मोटिव्स और देयर इज अ स्ट्रेंज थिंकिंग। ऐसा उनके विचार है कि हम सरकार के अंदर अपना रोल बढ़ाते चलें, और ये कई बार देखना मिला है। अभी जस्टिस वर्मा की बात की कि सरकार इम्पीचमेंट क्यों नहीं करती, मैं शर्त लगा के कहता हूं, अगर इम्पीचमेंट करती, यही लोग यहाँ खड़े होके संविधान की हत्या, जजेस के अधिकारों की हत्या, ये सारी बातें कर रहे थे। इम्पीचमेंट बहुत सीरियस मामला है, इम्पीचमेंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप लोगों ने धनखड़ जी पे किया था, लेकिन वो तरीका नहीं है इम्पीचमेंट करने का, तो कृपया ऐसी राय ना दें। और 3 जज बेंच बिठाई गई। 3 जज बेंच कौन होते हैं एक आपराधिक मामले को करने वाले डिसाइड? क्या पुलिस का काम नहीं है? एक तरफ कोर्ट पुलिस को लताड़ती है जब वो इंक्वायरी नहीं करती, दूसरी तरफ पुलिस को बाहर रखा गया। और ये बात नहीं है एग्जीक्यूटिव पावर को अपने हाथ में लेना, ये कई बार देखना मिला है। चीफ इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में जबरदस्ती हमको रख लो, यहाँ से बात शुरू हुई, जब तक तुम नहीं निश्चित करते हमको रख लो, ये उन्होंने कहा। सुओ मोटो केस 2014 से 1995 से लेकर 2021 तक 48 सुओ मोटो केस हुए हैं। एक भी केस मुझे बता दीजिए जिसके अंदर बंगाल के ऊपर हुए हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर एक भी सुओ मोटो एक्शन इस कोर्ट ने लिया होगा। और वक्फ बाय यूजर की जो बात है, ये तो फंडामेंटल नहीं है। 1954 में नेहरू जी लेकर आए थे, वक्फ बाय यूजर का तो कंसेप्ट नहीं था, ना संविधान के अंदर था। उसका मूल मुद्दे में ला रहे हैं जैसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है। कुल मिलाकर रतन शारदा जी, आप यही कह रहे हैं ना? एक मिनट जी जी, आप एक मिनट जी। कॉलेजियम की बात है, कॉलेजियम का निर्माण 1993 हुआ, 1993 में। उसके पहले कॉलेजियम नहीं था। ये कब से फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया? यानी अपने लिए अधिकार बढ़ाते जाएंगे और सरकारों के अधिकार काटते जाएंगे। ये कौन सा न्याय है, जरा मुझे बताइए। नहीं तो जरा तो मामला वही है ना कि गवर्नर को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे भी ज्यादा वक्फ के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की, वही मामला सबसे ज्यादा चुभा होगा ना। तो कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, वही तो बात है ना कि देखिए धनखड़ साहब ने भी, जगदीप धनखड़ ने भी जो कहा वो राष्ट्रपति के मामले में कहा, वक्फ का मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, वो धनखड़ जी का होगा, आप मुझे बुलाए, मेरी विचार सुनना चाहते हैं। मेरा विचार यह कि जब तक गवर्नर तक बात थी अलग मुद्दा था, बिना मतलब राष्ट्रपति को घसीटना ये बिल्कुल सही नहीं था, ये गलत था। ये वक्फ 1995 के ऊपर कोई बहस नहीं, उसके अंदर ऐसे मुद्दे हैं जो टोटली सरकार संविधान के विरुद्ध है। इसके बावजूद उसकी कोई सुनवाई, जरा एक बार लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद तुरंत रातों सुनवाई हो गई। कश्मीरियों पे सुनवाई नहीं होती, आउट ऑफ टाइम कहा जाता है, और बाकी हर सुनवाई उनके मतलब 370 को एब्रोगेट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि सही किया, तब तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कह दिया है। राम मंदिर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि नहीं राम मंदिर वहां पर होना चाहिए, तब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही लगता है। लेकिन जब वही सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाती है, तब तो उसको लेकर दिक्कत पैदा होती है। लेकिन सबसे पहले जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि संविधान का मामला निकला है, तो कौन सा ऐसा मुद्दा था, राज्यपाल के अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार, उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे कि किस अनुच्छेद की बात चल रही है। देखिए अनुच्छेद 200 जो गवर्नर के अधिकार साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई बिल, विधेयक पास होता है विधानसभा से, राज्यपाल को या तो उसकी सहमति देनी चाहिए, या तो असहमति देने का अधिकार है, या तो उनको राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 201 जिसके आधार पर राष्ट्रपति इसके बारे में फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, इसके लिए हम कह रहे हैं। अब जिस अनुच्छेद 142 की बात की जा रही है कि किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष अधिकार है कि जो केंद्र के पारित कानून की तरह पूरे देश में लागू होगा, जिसका इस्तेमाल करके जो बिल रुकवा कर रखे गए थे वो सारे बिल मंजूर हो गए। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जिसका जिक्र यहां पर धनखड़ कर रहे हैं वो अनुच्छेद 145(3) है कि किसी लंबित मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो जाना चाहिए, यानी 5 जजेस के बेंच के पास जाना चाहिए। लेकिन यह सचमुच में, अमिताभ सिन्हा, क्या यह सचमुच में यही मामला है?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा था कि अनुच्छेद 200 जो गवर्नर के अधिकार है उसी तरीके से अनुच्छेद 201, और आज कपिल सिब्बल भी यही बात कह रहे थे कि आखिरकार जो कैबिनेट है या मंत्रिमंडल है उसके सुझाव के आधार पर ही तो काम करना है। तो अगर कोई विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित करके आपको भेजती है, कोई बिल आपको भेजती है, तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं? यही तो सवाल उठाया गया है ना अमिताभ सिन्हा। जी धन्यवाद साहिल जी। मैं बाकी के विषयों पे अभी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा कि कौन से निर्णय का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किस पार्टी ने किया और किस निर्णय का विरोध किया। उसमें कई उदाहरण है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट के बाद भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की खुलेआम, वो सब चीजें मैं अभी राजनीतिक दृष्टि से इस पे कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे बहुत ही इसमें एक स्पेसिफिक कहना है। देखिए, ये जो विषय है ये विषय अभी पूर्णतया संवैधानिक प्रश्नों के दायरे में, और आपने ये कार्यक्रम बहुत अच्छा उठाया है। इसमें जो 142 यानी आर्टिकल 142 का जो संदर्भ उपराष्ट्रपति महोदय ने लिया है, उसमें पूर्ण न्याय की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक दायित्व दिया गया है, संविधान सभा में दिया गया था, और ये माना गया था उसमें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उच्चतम न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगी, विवेक का प्रयोग करेगी और उसमें निष्पक्षता से निर्णय करेगी। मैं ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 122 है, 122 है, वो ये कहता है कि विधायिका के मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। हाँ। ये जो संतुलन है, शक्ति संतुलन संविधान में बहुत सुंदरता से बनाया गया है, लेकिन वही तो शक्ति संतुलन कहीं ना कहीं राज्यपाल बिगाड़ रहे हैं, और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 का इस्तेमाल किया है। सही है ना? साहिल जी नहीं, मैं 4 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, जैसे बाकी लोगों को। बोलिए बोलिए बोलिए। माफी चाहता हूँ। हाँ। मैं बहुत संवेदनशील विषय, तो मैंने इसी पर सवाल उठाया ना आपके इस पर। इस विषय में मैंने ये कहा, मैंने तो जवाब दे रहा हूं साहिल जी, दीजिए डोंट इंटरप्ट मी। नहीं बोलिए बोलिए, मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए 122 में जितना सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है लेजिस्लेटिव यानी विधायिका में इंटरफेयर करने से, एकदम मना किया गया है, और यही शक्ति संतुलन है संविधान का, सुंदरता है उसकी। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसले लिए हैं, जिसमें उसने राष्ट्रपति के ऊपर में एक डिक्टम पास किया है। देखिए, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट जो होता है, माफी चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जब उसी संविधान के 124 में कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, यानी राष्ट्रपति नियोक्ता हो गया सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीश के अल्टीमेट जिसके पास पावर है और राष्ट्रपति के पास है। तो अब तो ये आप कहेंगे कि एक चपरासी जो उठ के और अपने सेक्रेटरी को और अपने साहब को कहेगा कि तुम ऐसा काम करो। देखिए, मैं बहुत संभल के बोलना चाह रहा हूं, मैं स्वयं एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एक ओवररीच है। आप अपने नियोक्ता के ऊपर में इस तरह से कोई भी डिक्टम नहीं दे सकते। संविधान ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेगा, शब्द है अपॉइंट्स, और उसके बाद आप अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी को डायरेक्शन दे रहे हैं। यह हास्यास्पद है, दुनिया में कहीं नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस 30 जन के बेंच की बात को स्वयं सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो इसके ऊपर में कॉग्निजेंस ले और इसको या तो अभी सेट असाइड करके और आगे बढ़ाए। मैं इतना एक अंतिम कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये नहीं देखा कि सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में जब जजमेंट्स रिजर्व हो जाती हैं तो उसका कोई डेडलाइन नहीं है। हम लोग इतना सफर करते हैं, हम लोगों ने बहस पूरी कर दी, क्लाइंट सफर कर रहा है और जजमेंट रिजर्व करके साल 2 साल 3 साल से जजमेंट रिजर्व है। एक जज बदल गए, दूसरे जज आएंगे, फिर दोबारा सुनेंगे। अमिताभ सिन्हा जी, ये न्याय का मजाक मखौल नहीं है। वहां पर मैं ये कहना चाहता हूं नहीं तो इस पर अमिताभ सिन्हा जी, मैं आपने 2 मुद्दे उठाए हुए और हमारे साथ में जस्टिस एन मित्तल भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे ही हम लोग राय मशवरा कर ही लेते हैं, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ हमारे इस पैनल पर भी जुड़े हैं। मेरे पास अभी आधा मिनट और बाकी है। नहीं, आपके पास लौटूंगा ना, ये आखिरी समय तो नहीं दिया है ना आपको, मैं आपके पास वापस लौटूंगा ना। आपने 2 मुद्दे उठाए हुए हैं। आपने एक पहला मुद्दा उठाया कि जो राष्ट्रपति है संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। कपिल सिब्बल की बात कर रहा हूं। चलिए बोलिए, आपने जल्दी खत्म करिए, मुझे एन मित्तल साहब से पूछना है, जल्दी से बोलिए। कपिल सिब्बल बिल्कुल हाँ, मैं ठीक है, मैं बोल रहा हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कहां जवाब देंगे जजेज। आप कपिल सिब्बल को डिमेंशिया हो गया, वो भूल गए हैं। 2018 में जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
ये भूल गए कपिल सिब्बल। यदि कोई विषय आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत ही अजीबा स्थिति थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या कपिल सिब्बल भूल गए हैं? बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। इसीलिए ऐसा नहीं कहिए, कोई भी यहां पर बहुत ही बेचारा विषय नहीं है। जो उपराष्ट्रपति जी ने कहा है वो एक नेशनल डिबेट शुरू की है और इसका ऊपर में जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए यह नेशनल डिबेट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर सवाल उठाया गया कि राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वही राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जिम्मेदार होते हैं। दरअसल यह भी बात उसमें लिखी गई है। और उसके साथ साथ अगर आप कह रहे हैं कि अदालत में कई सारे मामले लंबित पड़े रहते हैं, लेकिन सबको पता है कि संविधान में सभा जो सदन है वो सर्वोच्च होता है। जजमेंट रिजर्व होता है। कंफ्यूज मत करिए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। पेंडिंग केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जजमेंट रिजर्व हो जाता है। रिजर्व हो जाता है, ठीक है, जजमेंट रिजर्व हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी डेमोक्रेसी में जो सदन का फैसला है, सदन अगर कोई बिल पास करता है तो उसको रोक के रखना, यह कहां तक जायज है, यह भी तो सवाल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है।